एंडीज माउंटेन। सबसे पहले मैप में फिर से देख लेते हैं एक बार, कहां पर है ये। अगर एंडीज पर्वत को हम लोग देखें तो ये पर्वत आप यहां देख सकते हो, ये माउंटेन, ये आपका एकदम नीचे तक है। कौन सा पर्वत है ये? एंडीज माउंटेन। आइए इससे संबंधित एक एक बातें हम लोग देखते हैं। एंडीज माउंटेन, अगर एंडीज पर्वत को देखें तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रशांत महासागर के तट के किनारे फैला हुआ एक नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र है। जैसा कि आप मानचित्र में भी देख सकते हो, दक्षिण अमेरिका में इसकी अवस्थिति कहां पर है? प्रशांत महासागर के किनारे किनारे ये फैला हुआ है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का एक नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा माउंटेन है? न्यू फोल्ड माउंटेन। ये बात याद रखना, नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र है। आपको पता है कि जो पर्वत बने हैं उसके विषय में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कि भाई नवीन बलित पर्वत है तो बहुत पहले बना नहीं होगा, और अगर बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, तो दबाव मूलक बल काम किए होंगे, कंप्रेशनल फोर्स का यहां प्रभाव होगा। तो यह बात ध्यान रखनी है। तो इसका निर्माण दबाव मूलक बल के द्वारा हाल के समय में हुआ। देखते हैं कि कब हुआ हाल के समय। अगर एंडीज पर्वत को देखो तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण क्रिटेशियस पीरियड में। कब इसका निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस पीरियड में। और उस समय आपको याद होगा एक ओरोजिनी एक्टिवेट थी जिसका नाम था अल्पाइन। अल्पाइन ओरोजिनी के द्वारा हुई। ठीक, तो क्या बात निकली कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र है जिसका निर्माण क्रिटेशियस पीरियड में अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। आपको अल्पाइन का मतलब, क्रिटेशियस का मतलब हम उत्तर अमेरिका में समझा चुके हैं जब वहां पर मैं रॉकी पर्वत की बात कर रहा था। क्लियर हो गई बात? रॉकी पर्वत कब बना था? वो भी इसी क्रिटेशियस पीरियड में बना था। और कौन सी ओरोजिनी उस समय एक्टिवेट थी? यही अल्पाइन ओरोजिनी एक्टिवेट थी। तो इसका निर्माण क्रिटेशियस पीरियड में अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें एंडीज पर्वत के, तो इसका विस्तार प्रशांत महासागर के तट के समानांतर है। एकदम किनारे किनारे शोर लाइन के देखोगे तो यह पर्वत फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के तट के समानांतर इसका जो विस्तार पाया जाता है वो देखोगे तो ये वेनेजुएला से प्रारंभ हो जाता है। तो वेनेजुएला से लेकर के कोलंबिया में है, इक्वेडोर में है, आगे आएंगे पेरू में है, उसके बाद फिर बोलीविया में है, उसके बाद चिली में है और अर्जेंटीना में। यहां नीचे तक वेनेजुएला से लेकर के कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, उसके बाद चिली और अर्जेंटीना देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। इतने देशों में यह फैला है। और तो और ये जो पर्वत है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती। और ऊंचाई की बात अगर हम कर दें तो आपको पता है हिमालय सबसे ऊंचा है, हिमालय के बाद ऊंचाई इसकी ज्यादा है अगर अन्य पर्वतों की बात करें विश्व के। तो लिखा हुआ आपको मिलेगा, बताया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार इन देशों में पाया जाता है। अब एक चीज और यहां स्पष्ट करनी चाहिए, अगर आप इसी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में देखो और बोलीविया देश में चले जाओ, तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में बोलीविया देश में एक अंतरा पर्वतीय पठार है जिसे बोलीवियन प्लेटू कहते हैं। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में है तो हमें इसके विषय में भी चर्चा कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर बोलीविया के पठार की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये बोलीविया देश में है। सबसे पहले अवस्थिति किस देश में है भाई? बोलीविया देश में। और दूसरा किस पर्वतीय क्षेत्र में है? एंडीज माउंटेनियस रीजन में, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में स्थित ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक। तो बोलीविया का पठार बोलीविया देश में एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अब इस पठार के विषय में और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना चाहिए? ये जो पठार है इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे एल्टी प्लानो के नाम से भी बुलाया जाता है। क्या कहते हैं इसे? एल्टी प्लानो के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। उपनाम एक कोई है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो पठार देख रहे हो ये पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। प्राचीन चट्टान है तो यहां पर टिन का बड़ा भंडार पाया जाता है। और आपको पता है कि जो बोलीविया है वो टिन रिजर्व प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में अपनी रैंक रखता है, ठीक है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ टिन इन द वर्ल्ड। तो दो चीजों के लिए ये बोलीविया का पठार टिन एवं चांदी, टिन एवं चांदी के भंडार के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो ये बात आपको यहां ध्यान देनी है। टिन और चांदी यहां पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब आगे चलें तो और क्या यहां देख करके मिलेगा आपको? यहां पर कुछ और बातें जुड़ी हुई हो। अगर बोलीविया के पठार को देखो तो बोलीविया का पठार जो है यहां पर दो झीलें मिलेंगी आपको। अपने मानचित्र में देखोगे तो जरूर नजर आएगा, एक लेक पोपो और दूसरा लेक टीटीकाका। इनका नाम कभी मत भूलिएगा, लेक पोपो और दूसरा कौन सा? लेक टीटीकाका। ये देखिए, शायद यहां मिल जाए, इस मैप में नहीं दिया है। अब यहां से देखें, दूसरे मैप में शायद मिल जाए। ये दिया है, लेक टीटीकाका दिया है लेकिन लेक पोपो नहीं दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना देखते हैं। ये ठीक। तो इसी पठारी क्षेत्र पर लेक पोपो तथा लेक टीटीकाका स्थित है। लेक पोपो और लेक टीटीकाका कहां पर है? अगर देखें तो एक यहां पर आपको मिल जाएगी बोलीविया पेरू की सीमा पर,
और एक अंदर मिल जाएगी। अब जरा अगर हम लोग चलें तो जो लेक पोपो है यहां देख रहे हो, ये बोलीविया में है, और जो लेक टीटीकाका देख रहे हो ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। दोनों में अंतर देख रहे हो, थोड़ा सा लोकेशन देखो मैप में। लेक पोपो पूरी तरीके से बोलीविया में, लेक टीटीकाका कहां देख रहे हो, बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। बताया जाता है लेक टीटीकाका के विषय में कि यह विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके विषय में क्या बताया जाता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। उसके ऐसा क्यों कहा जाता है, झीलें तो बहुत ऊपर ऊंची ऊंची हैं लेकिन वो फ्रोजन कंडीशन में है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब ऊंचाई बहुत बढ़ेगी या उच्च अक्षांशीय प्रदेश में आप जाएंगे ध्रुवों की ओर, तो तापमान में कमी आती जाएगी, और तापमान में कमी आती जाएगी तो वो जो है कि नेविगेबल नहीं रह पाएगी, नौगम्य नहीं रह पाएगी, नाव चलाने लायक नहीं रह पाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी भाई होना चाहिए, जमी हुई न रहे। और ये चूंकि इक्वेटर के पास में ही है और ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इस सेंस से इसको माना जाता है कि यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसी झील के किनारे आप देखोगे तो आपको एक और राजधानी मिलेगी, बोलीविया की राजधानी ला पाज। अगर ला पाज देखोगे तो वो इसी झील के किनारे ही आपको मिलेगी। और ला पाज के विषय में भी याद रखिएगा, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड पर कोई और राजधानी विश्व की नहीं है, तो ये हाईएस्ट कह सकते सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित राजधानी शहर है ला पाज। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखने की जरूरत है। और आगे अगर हम लोग चलें तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, इतना लंबा पर्वत है, तो यहां पर कुछ चोटियां भी होंगी जिसे हमें देखने की जरूरत है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें यहां की महत्वपूर्ण चोटियां, तो जब आप इक्वेडोर में आओगे तो आपको दो महत्वपूर्ण चोटियां मिलेंगी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र के विषय में। इक्वेडोर में जरा अपने मानचित्र में देखो तो एक चोटी आपको मिलेगी कोटोपैक्सी। मैप में देखो, नजर आना चाहिए। कोटोपैक्सी के बाद और आगे चलोगे तो यहीं पर एक और चोटी मिलेगी जिसका नाम है चिम्बोराजो। कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो, ये दोनों चोटियां कहां मिल रही हैं आपको अपने मैप में, इक्वेडोर में मिलेंगी। देखिए मैप को ध्यान से, फिजिकल मैप में देखिएगा, पॉलिटिकल मैप में नहीं मिलेगी। फिजिकल मैप में आपको कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो चोटी मिलेगी। उसके बाद आएंगे पेरू में तो एक और चोटी आपको मिलेगी जिसका नाम है मिस्ती। आपके मैप में हो सकता है अल मिस्ती लिखा हो, तो मिस्ती या अल मिस्ती ये पेरू में अवस्थित एंडीज पर्वत की महत्वपूर्ण चोटी है। और आगे चलेंगे तो एक चोटी और आपको मिलेगी अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, इसका नाम है ओजस डेल सलादो। मानचित्र में देखिए, चिली और पेरू की सीमा, चिली और अर्जेंटीना की सीमा के पास यहां कहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ उसी के पास एक और चोटी है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, एकांका गुआ।
एकांकागुआ। आवाज स्पष्ट है? एकांकागुआ। तो प्रमुख चोटियों में सबको नहीं देख रहे हैं, तो सैकड़ों चोटियां, लेकिन क्या सबको याद करना व्यावहारिक है या जरूरी है? और उसे लंबे समय तक दिमाग में रखना भी बहुत कठोर कार्य है और जरूरत नहीं है। ठीक है, यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपका दिमाग है कूड़ेदान नहीं है कि भरते चले जाओ। जितनी जरूरी है मैं बता रहा हूं वो नहीं छोड़ूंगा, चाहे परीक्षा में आया हो और चाहे आने की संभावना हो। तो ये चोटियां कम से कम याद रखो, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, मिस्ती, ओजस्टेल सलादो और एकांकागुआ। तो एक सवाल तो यही आएगा कि साहब इनका क्रम बताओ क्या है। तो ये सारी चोटियां अगर आप देखो तो ये उत्तर से दक्षिण आपको क्रम में मिलनी चाहिए। देखिए शायद मैप में दिया ही हो, फिजिकल मैप में। हां देखिए, ये कोटोपैक्सी है, ये आपकी चिम्बोराजो है, ये आपकी यहां पर मिस्ती नहीं दिया है, देखेंगे आपके एटलस में दिया होगा, और इसमें ओजस्टेल सलादो भी नहीं दिया, एकांकागुआ दिया है। कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता ही रहा हूं और मुझे पता है आपके एटलस में भी दिया हुआ है, मैंने देखा है, तो उसमें देख लो। तो ओजस्टेल सलादो यहां होना चाहिए, ये है ओजस, और यहां पर आपको मिस्ती मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत है। देख क्रम बन गया, जो हमें ध्यान रखना है। अब जरा अगर हम लोग देखें कि इन चोटियों का क्या महत्व है, अगर इन चोटियों का महत्व देखोगे तो कोटोपैक्सी के विषय में कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन। देखिए इसको लेकर के एक्टिव, डोरमेंट और इंस्टिंक्ट को लेकर के बड़ा विवाद है। मैंने पढ़ा, कई जगह से पढ़ा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर अंततः पहुंच नहीं पाया। आपको बताता हूं कहानी। आपको पता है कि समयावधि के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और इंस्टिंक्ट वॉल्केनो, ये श्रेणियां हैं। अब जो किताबें, गूगल परिभाषाएं देती हैं, उसमें यह कहती हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जहां वर्तमान समय में ज्वालामुखी उद्गार हो रहा हो, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया हो रही हो। डोरमेंट वॉल्केनो के विषय में कहा जाता है, जो सुसुप्त होता है, उसके विषय में कहा जाता है कि ऐसे वॉल्केनो जहां ज्वालामुखी उद्गार तो न हो रहा हो, लेकिन भविष्य में हमेशा ज्वालामुखी उद्गार की संभावनाएं बनी हुई हो। और इंस्टिंक्ट वॉल्केनो, शांत वॉल्केनो ऐसे ज्वालामुखी कहलाते हैं जहां भूगार्भिक इतिहास में पहले कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो, लेकिन भविष्य में अब वहां उद्गार की संभावना न हो, साथ ही लंबे समय तक न हो। अब ये 2 कैटेगरी तो समझ में आई, शांत और सक्रिय। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो निष्कर्ष निकला, वहां मैं पाया कि जिस जगह पर वर्तमान युग मतलब होलोसीन पीरियड में जहां ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, उसे हम वर्तमान समय मानेंगे, वर्तमान युग मानेंगे। और होलोसीन पीरियड 10,000 वर्षों का रहा, 10,000 से लेकर के अभी तक होलोसीन ही चल रहा है। उसके पहले प्लीस्टोसीन था, उसके पहले ढेर सारे पीरियड्स थे, हमने आपको बताए हैं, फिर से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब क्या कि होलोसीन पीरियड में जहां ज्वालामुखी उद्गार हुआ है या हो रहा है,
वो सक्रिय है, और जहां उसके पहले युग में हुआ है लेकिन इस 10,000 वर्षों में नहीं हुआ, उसे हम शांत की श्रेणी में मान लेंगे। फिर भाई ये डॉर्मेंट की कैटेगरी कहां से आई, उसके लिए क्या आप परिभाषा बताएंगे? अगर आप देखें तो 400-500 साल पहले तक, जो पहले मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, वर्ष नहीं याद है, लेकिन हां 10,000 वर्षों के अंदर ही ओजस डेल सलादो में भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है और कोटोपैक्सी में भी हुआ है। यहां तो शायद 2004 या 6 तक लास्ट इरप्शन रहा है। 300-400 साल पहले तक यहां भी रहा है और यहां भी रहा है। अब हम किसे सक्रिय माने और किसे सुसुप्त माने, यह बहुत बड़ी दुविधा है, और सच बताएं कोई इसको क्लियर नहीं कर पाता। मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि देखिए, वॉल्केनिज्म के एविडेंस जहां भी वर्तमान समय में मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वॉल्केनो है, वहां पर लावा इरप्शन नहीं हो रहा है लेकिन वहां गैसेस निकल रहे हो रिस रिस करके, ठीक है, हल्का हल्का धुआं निकल रहा हो या बहुत हल्का सा लावा मैग्मा निकल रहा हो, राख ऐस निकल रही हो लेकिन अभी बड़ा इरप्शन नहीं हुआ, उसे हम एक्टिव की श्रेणी में मान सकते हैं। 10,000 सालों में भले वहां इरप्शन न हुआ हो, लेकिन ऐसी स्थिति में वो है, ऐसी जगहों पर जो हैं जहां पर इरप्शन पहले हुआ है लेकिन उनकी अवस्थिति आज प्लेट टेक्टोनिक बता रही है कि वहां भविष्य में इरप्शन की संभावनाएं हमेशा बनी हुई हैं। ऐसे वॉल्केनोज को हमें डॉर्मेंट में रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, इसका निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरणीय किनारे के सहारे हुई, कन्वर्जेंस बाउंड्री के सहारे। और इस कन्वर्जेंस बाउंड्री के सहारे प्रशांत महासागरीय प्लेट का सबडक्शन अधक्षेपण अमेरिकन प्लेट के नीचे हो रहा था। मलबा में दबाव पड़ा, यहां एंडीज पर्वत बन गया। ये बात तो एकदम सही है, लेकिन साथ साथ एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि यहां जहां कहीं पर भी दरार पड़ गया, क्रैक पड़ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और इरप्शन के बाद यहां पर देखेंगे वॉल्केनिक पीक्स है, ढेर सारी ज्वालामुखी चोटियां यहां पर है, विश्व की सर्वोच्च चोटी भी यहीं पर है ज्वालामुखी। तो मेरा मानना है कि जहां पर उद्गार अभी हाल के समय तक हुआ है उसे सक्रिय मानना चाहिए, और जहां पर उद्गार काफी पहले हुआ, ठीक है, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 साल पहले हुआ, लेकिन वो प्लेट के मार्जिनल एरिया में है, चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, कंजर्वेटिव हो, वहां वॉल्केनिक एक्टिविटी के चांसेस हमेशा हैं। इसका मतलब वो सुसुप्त वॉल्केनो। किताबें तो लिख देती हैं, तथाकथित एक बहुत बड़ी कोचिंग है वो भी लिख देती है कि ओजस डेल सलादो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। अन्य स्रोतों में कोटोपैक्सी को भी माना जाता है, लेकिन बच्चे के सामने तो दुविधा है। आप तो कह के निकल लिए, लेकिन जो शिक्षक पढ़ाएगा, और वही नहीं, अन्य कई शिक्षकों से भी डिस्कस हुआ लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमें लगता है, हमने जो परिभाषा बनाई कि ऐसे ज्वालामुखी जहां पर उद्गार भूतकाल में या भूगर्भिक इतिहास में पहले किसी युग में हुआ हो, लेकिन वर्तमान समय में लंबे समय से उद्गार न हुआ हो और आगे उद्गार की संभावना भी न हो। संभावना का तर्क कैसे समझिएगा कि सामान्यतया ये प्लेट के आंतरिक भाग में हो, जो हमारी क्रस्ट है विभिन्न प्लेटों से बनी है उसके आंतरिक भाग में हो, तो हम उन्हें मान सकते हैं। दूसरा, ऐसे वॉल्केनो जहां वर्तमान समय में भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही हो, उसे हम एक्टिव मान लेंगे। और ऐसे वॉल्केनो जहां पर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, लेकिन हम जब उनका लोकेशन देखते हैं तो प्लेट के मार्जिनल एरिया में आते हैं
उन्हें हम डॉर्मेंट वॉल्केनो ही कहेंगे, क्योंकि वहां इरप्शन कभी भी हो सकता है। पृथ्वी के रहस्य के विषय में अभी तक बहुत थोड़ा सा जाना गया है। मानव के बस की बात अभी तक नहीं हो पाई है कि पृथ्वी के विषय में बहुत सारी चीजें जान ले। तो यह चीज आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है। तो अब परीक्षा में क्या पूछता है उस अनुसार आप देख सकते हैं। तो कोटोपैक्सी के विषय में एक बात याद रखिएगा कि ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी। कुछ स्रोतों में किसको कहा जाता है? ओजस एल सलादो को। अभी मैंने आपको समझाया विवाद क्या है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चिम्बोराजो, ये अगर देखेंगे तो ये इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इक्वेडोर की ये सबसे ऊंची चोटी है। आइए देख लें। तो ये इक्वेडोर की सर्वोच्च चोटी है। हाइट देखेंगे तो कोटोपैक्सिस की कंपैरेटिवली इसकी ऊंचाई ज्यादा है। फिर ओजस एल सलादो, इसके विषय में दो बात याद रखिएगा। ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। मैं स्वयं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसको डॉर्मेंट की श्रेणी में रखूंगा, सुसुप्त, सोता हुआ। इरप्शन कभी भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ज्यादा इरप्शन यहां नहीं हो रहा जितना कोटोपैक्सी जितना नियरेस्ट है, इसलिए इसको सबसे ऊंचा ज्वालामुखी चोटी की श्रेणी में रखिए। लेकिन कभी परीक्षा में आए और कोटोपैक्सी और ओजोस डेल सलादो दोनों मिले कि कौन सबसे ऊंचा वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनिक पीक है, तो आप ओजस डेल सलादो को लगा सकते हैं, क्योंकि फिर दोनों में जिसकी ऊंचाई ज्यादा है उसको हम वरीयता देंगे। ठीक है, दोनों विकल्प में है, और अगर विकल्प में ये ओजस डेल सलादो नहीं है तो कोटोपैक्सी को आप टिक करेंगे, और अगर दोनों है तो ओजस डेल सलादो को टिक करेंगे। देखिए, परीक्षा के मांग के अनुरूप काम करना पड़ेगा आपको। वो किस बात को लेके चल रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। हमें परीक्षा पास करनी है, सवाल को सही करना है, तो ये कॉमन सेंस हमें वहां यूज करना है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये अर्जेंटीना में स्थित है, और ये साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक, और कहां लोकेटेड है ये? अर्जेंटीना में। तो एक तो हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन और दूसरा सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ अमेरिका। ठीक, एकांकागुआ, इसके विषय में याद रखना कि ये अर्जेंटीना में स्थित है और ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो इस बात को भी यहां ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और आगे चलें तो एक बात और यहां ध्यान रख लीजिएगा कि जो एंडीज पर्वत है, जब आप जाएंगे चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर, तो वहां पर एक पास मिलेगा, एक दर्रा मिलेगा, एक पास, उस्पलाटा पास, बहुत फेमस है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्या याद रखना है? उस्पलाटा दर्रा। उस्पलाटा पास। मैंने रॉकी में भी दर्रे आपको बताए थे, याद है? किकिंग हॉर्स, क्रोज नेस्ट और येलो हेड। वैसे ही यहां पर भी एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? उस्पलाटा पास। ये एंडीज में है
चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ये दर्रा है। यहां से एक रेल मार्ग गुजरता है, ट्रांस एंडियन रेलवे यहीं से गुजरता है। आपके मैप में उस पलाटा पास शायद न मिले, तो मैप में जब आप क्या करेंगे, आपको खोजना पड़ेगा। आप चिली की राजधानी सैंटियागो देख रहे हो, उसी से थोड़ा सा पूरब में आएंगे तो एंडीज शुरू हो जाएगा, और वहीं पर एक मेंडोजा नाम का स्थान है। मेंडोजा को देखो, आप उसी के पास ये दर्रा टिक कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रांस इंडियन रेलवे है, मैं बता रहा हूं, जो इस दर्रे से गुजरती है, ट्रांस इंडियन रेलवे चिली में वेल्परासियो से प्रारंभ होती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और ये एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में ये जाती है। और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में ये देखिए मेंडोजा दिया है मैप में, ये मेंडोजा, तो ये मेंडोजा से होकर के ही गुजरती है रेल मार्ग, वहीं पर है, दर्रे को वहीं पर वो पास कर लेती है। तो ये रेल मार्ग जो ट्रांस इंडियन रेलवे है, वेल्परासियो से प्रारंभ होकर के ये ब्यूनस आयर्स तक जाता है। तो ट्रांस इंडियन रेलवे आपको याद रखना है, ठीक, कहां से कहां तक? वेल्परासियो से ब्यूनस आयर्स तक। तो ये आपका एंडीज पर्वत था जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एंडीज पर्वत के विषय में आपने क्या सीखा, आइए एक बार तेजी से बोल देते हैं। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर के किनारे अवस्थित एक नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे लंबी और हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण क्रिटेशियस पीरियड में अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। ठीक, यह पर्वत उत्तर में वेनेजुएला से प्रारंभ होकर कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एवं अर्जेंटीना देशों में यह फैला हुआ है। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में बोलीविया देश में बोलीविया का पठार स्थित है, जिसे एल्टी प्लानो के नाम से भी जाना जाता है। यह पठारी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में टिन और चांदी के भंडार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी पठारी क्षेत्र में लेक टीटीकाका और लेक पोपो जैसी झीलें स्थित हैं, जिसमें लेक टीटीकाका, जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील मानी जाती है। साथ ही साथ लेक पोपो ये बोलीविया देश में स्थित है। लेक टीटीकाका के किनारे राजधानी लापाज स्थित है, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित राजधानी मानी जाती है। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जिसमें इक्वेडोर में कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो, पेरू में मिस्ती और अर्जेंटीना में ओजस डेल सलादो एवं एकांकागुआ प्रमुख हैं, जिसमें कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी मानी जाती है। साथ साथ चिम्बोराजो इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी है। अलमिस्ती चिली में पेरू में स्थित एक ज्वालामुखी चोटी है। ओजस डेल सलादो अर्जेंटीना में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी मानी जाती है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण सर्वोच्च चोटी है। इसी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर उस्पलाटा दर्रा स्थित है, जहां से होकर ट्रांस एंडियन रेलवे गुजरती है। यह रेल मार्ग चिली में वेल्परासियो से प्रारंभ होकर के पूरब में
ब्यूनस आयर्स तक जाती। ये बात रही आपके एंडीज पर्वत की। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की बात